हमारे पीछे के खेतों की हरियाली से आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहती है, लेकिन यह हरियाली हमेशा से ऐसी नहीं थी। इन खेतों ने शायद बहुत कुछ देखा और महसूस किया, लेकिन आवाज़ न होने की वजह से कुछ बयां नहीं कर पाए। और हम भी इन खेतों के बीच से निकलते, चकाचक हाईवे से गुजरती और चिप्स खाते कभी इस मिट्टी का दर्द बांटने की कोशिश ही नहीं कर पाए। तो आज हम हमारी इस मिट्टी से इसकी आप बीती सुनने आए हैं। दोस्तों, फमाइन यानी भूखमरी के आने के पीछे का कारण अक्सर सूखा पड़ना होता है और यह कोई नया फिनोमिना नहीं है। हर 4-5 साल बाद एल नीनो की वजह से यह भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और यह सूखा आज भी पड़ता है। लेकिन हमारी सरकारें वक्त वक्त पर हमारे किसानों की मदद करके उस अकाल का असर न्यूट्रलाइज कर देती है। दोस्तों, भारत में अकाल और अकाल के कारण भूखमरी हमेशा से आती रही है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद भारत में अन्याय और अत्याचार के साथ भूखमरी भी बढ़ गई। भारत में अंग्रेज़ों से पहले जो भी लुटेरे भारत आए, चाहे मोहम्मद गोरी हो या अफ़गान या बाबर, सब भारत में ही बस गए थे, क्योंकि इन सबको अपने इलाकों से भगाया गया था और इनको भारत की खुशहाली भा गई थी। और ना चाहते हुए भी इन लुटेरों को भारत का शासक बनने के बाद खेती को बढ़ावा देना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ों के पास अभी भी खुद का देश था, तो वे यहाँ से पैसा कमाकर इंग्लैंड ले जाते थे। इसीलिए भारत की खेती को बढ़ावा देने को जानबूझकर इग्नोर कर दिया और नतीजा यह निकला कि भारत भूखमरी के साए में दस्ता चला गया। दोस्तों, अंग्रेज़ों के आने से पहले पिछले 2000 साल में सिर्फ 17 बार अकाल पड़ा था, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ों के 200 सालों में ही 31 बार अकाल और फिर भूखमरी आई। अंग्रेज़ों की दी गई यह भूखमरी सिर्फ भारत में नहीं, ब्रिटेन के एक और गुलाम देश आयरलैंड की किस्मत में भी पड़ी। दोस्तों, सबसे भयंकर भूखमरी की मार 1943 में पड़ी। जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर थी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिन्हें ब्रिटेन में अभी तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री माना जाता है, उसी की वजह से भारत ने तकरीबन 50 लाख लोगों को खो दिया था। चर्चिल ने बंगाल के सारे चावल के जहाज़ों को ग्रीस और इटली में अपनी फ़ौजों के पास भेज दिया, जबकि उस वक्त फ़ौज को राशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ताकि वह जहाज़ जापान के हाथ न लग जाए, जो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में दाखिल हो चुका था। दुश्मन को हराने के लिए मासूमों की जान लेने वाला हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन अकेले नहीं थे। चर्चिल ने भी यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई थी। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए अनाज के जहाज़ बंगाल के किनारे से गुजर रहे थे और वहीं किनारे पर लोग भूखमरी से मर रहे थे। लोग किनारे पर सड़ी मछलियां तक खा रहे थे, लेकिन वह जहाज़ भी चर्चिल के इशारे पर हमें तरसाते हुए निकल गया। दोस्तों, उस साल तो फसल भी अच्छी हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों को मिट्टी खानी पड़ी। हम मर रहे थे और ब्रिटेन हंस रहा था। हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मारा था, वह दानव कहलाया। ब्रिटेन ने 40 लाख लोगों को मारा था, वह ब्रिटेन का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहलाया। इसलिए कहते हैं विनर राइट्स द हिस्ट्री। अरे भाई ने तो सीरियस कर दिया, थोड़ी अच्छी बात भी हो जाए। देखता हूँ भाई क्या अच्छी बात करेगा। दोस्तों, भारत की जनसंख्या आज़ादी के बाद तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अनाज की पैदावार तो पहले जितनी ही थी, इसलिए भारत को अमेरिका से अनाज की भीख लेनी पड़ती थी। इसके बदले अमेरिका भारत पर रौब झाड़ता था, लेकिन इस वक्त अमेरिका की पैदावार खुद भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास पैसा खूब था, तो वह अनाज मंगा लेता था और जो अनाज बचता था उसे हिंदुस्तान भेज देता था। और हमारे पास भी कोई और चारा नहीं था, हमें भी वही सड़ा हुआ अनाज खाना पड़ता था। लेकिन फिर अमेरिका के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलो मेक्सिको में अमेरिका की सरकार और फोर्ड फाउंडेशन की मदद से वहाँ पर एक ऐसा बीज बना रहे थे जिसमें एक पौधे के अंदर कई सारे दाने निकले। और 1950 आते आते इन नए किस्म के बीजों की वजह से अमेरिका, जो कि पहले खुद का आधा अनाज इंपोर्ट करता था, वह सेल्फ सफिशिएंट बन गया और 1960 आते आते अनाज का एक्सपोर्टर भी बन गया। दोस्तों, उस वक्त भारत की हालत भी पतली हो गई थी। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद और 3 साल लगातार अकाल पड़ने के बाद अनाज की भयंकर कमी हो गई थी और अमेरिका ने युद्ध के चलते पाकिस्तान से दोस्ती के कारण अनाज भेजने में भी देरी कर दी थी, जिससे शास्त्री जी को भारत की इस भारी कमी का अंदाज़ा हो गया था।
उन्होंने कई बार देश के लोगों को एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील तक की थी। शास्त्री जी ने खुद के अपने प्रधानमंत्री आवास में हल चलाना शुरू कर दिया था और फिर शास्त्री जी ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला लिया। उसके बाद भारत के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने फोर्ड फाउंडेशन और नॉर्मन बोरलो की मदद से चावल और गेहूं का एक नया बीज बनाना शुरू किया, जिससे एक ही पौधे में कई सारे दाने निकले। और सरकार ने नए बीजों को हरियाणा और पंजाब की धरती में बो दिया। हरियाणा और पंजाब में इनको इसलिए बोया गया क्योंकि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है और किसान सक्षम है और यहाँ पर एक खास किस्म की बारिश भी होती है जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से जानते हैं। और ऐसे शुरू हुई ग्रीन रेवोल्यूशन। और फिर क्या हुआ, भारत ने अगले 4-5 सालों में भुखमरी को बीते ज़माने की बात बना दिया। दोस्तों, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को आत्मनिर्भर के साथ साथ सक्षम और मजबूत भी किया, लेकिन इससे आज हम कुछ नई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे एक्सेसिव मोनोकल्चर, यानी एक तरीके की फसल बहुत बड़ी तादाद में उगाना। अब जब आप अपना खाना खाएं तो याद रखें कि आपके एक निवाले के लिए आपके पुरखों ने अपना खाना छोड़ा था। और दोस्तों, पानी का स्तर बहुत तेज़ी से नीचा हो रहा है। प्लीज़ पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूब मरने के लिए। जाम मैंने तोड़ लें भाई।